अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पीडीएम का अंजाम क्या होगा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे जाबाज तेरे बेटे चले आते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ कश्मीर की बेटी कमल हयात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम अस्सलाम गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में दावत दी। कमल, मेरा सवाल आपसे ये है कि पीडीएम का अंजाम क्या होगा। पीडीएम का अंजाम तो मेरे ख्याल से 2018 में पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से लोगों ने अपनी वोट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इलेक्ट किया और उन लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाया जिनको वो लोग समझते थे कि ये लोग पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम करेंगे, उनके लिए कानून साजी करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीडीएम जो है वो पिछले 3 से 4 माह गुजर चुके हैं, मुसलसल जो है वो कभी रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनका अंजाम वही होगा जो 2018 में वोट देते हुए लोगों ने उस वक्त उनको रिजेक्ट किया था। बात ये है कि क्या मरियम नवाज़ जो है वो 3 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं जो जहाँ पे चाहें वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं, रैलियाँ निकाल सकती हैं। आप सब जानते हैं कि वो ज़मानत पे इस वक्त। कमल, आप क्या कहती हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है सिर्फ जलसे जुलूसों के लिए लेके रह गया है, एहतजाज के लिए रह गया है, प्रोटेस्ट के लिए रह गया है? क्या कभी ये इस मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को चलने भी देंगे? देखिए, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पहले आपने देखा सिर्फ एक जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो वो तकरीबन 5 साल चली है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती थी वो माशाल्लाह की नज़र हो जाती थी। ये हरकतें ही ऐसी करते थे कि माशाल्लाह लग जाता था। बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहली मरतबा इलेक्ट हुए हैं और 2 साल हुआ है। देखिए, इमरान खान ने तो ऐसा कुछ अमल नहीं किया कि जिससे हम कह सकें कि उन्होंने कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो। इसकी निस्बत अगर आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ इस जगह पे। जैसे पाकिस्तान की आवाम को शायद ये नहीं मालूम कि एक इदारा है यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब, ये बेल्जियम में है और इन्होंने पिछले 1 हफ्ता गुजर चुका है इस बात को कि इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमेशा आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी दोस्ती याराना रह चुका है मोदी के साथ, और आप देखें कि इस याराने और दोस्ती की आड़ में वो पाकिस्तान में कई मरतबा आ चुके हैं बगैर वीज़े के, और ये वही जमातें हैं जिन्होंने मसला कश्मीर पे कभी बात नहीं की और इनकी वजह से आज ये जितने मर्जी चाहे प्रोटेस्ट करें, रैलियाँ निकालें, कुछ भी करें, उस हुकूमत को ये घर नहीं भिजवा सकती। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की ये तहरीक भी चला सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा कि ये जिस तरह बात कर रहे हैं इस्तीफ़ों की, लेने तो ये इमरान खान का इस्तीफ़ा आए थे लेकिन अपने इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं। अगर अपने ये इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उस जगह पे ये लोग अच्छे और नुमाइंदों को बड़ी अक्सरियत के साथ वोट लेके दोबारा पीटीआई जो अपनी हुकूमत को मजबूत कर सकती है। बाकी रह गई बात प्रोटेस्ट करने की, तो देखें किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने ऐसा काम किया, महंगाई तो आपके दौर में भी बहुत रही है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही है, तो आप चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हों, सारी ज़िंदगी ये 2 जमातें रही हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। आज ये लोग जो है वो अपने अपने अब्बू बचाओ मुहिम के लिए बाहर निकले हुए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। तारीख बताती है कि जैसे जैसे इंतशार फैला है उसके बाद तो फिर आइन का आर्टिकल 6 ही आया। क्या ये आइन के आर्टिकल 6 को लाने की दोबारा फिर दावत दे रहे हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब का जब दौर था तो उनकी हरकतें ऐसी ज़रूर रही हैं कि जिसमें माशाल्लाह लगता रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फ़ौज हो या हमारी रियासत हो, हमारी पार्लियामेंट हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हों, सब एक पेज में हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये जो 2 पार्टियां हैं ये दोनों जो हैं सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, इसके अलावा इनका कोई भी अमल दखल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आ रही थी तो तब भी इन्होंने ये कहा कि एक औरत जो है वो इस मुल्क में हुक्मरानी करे ये हराम है। तो
इनकी तो क्या बात है, क्या कह सकते हैं हम इनको। ये तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि इनको जो, चाहे आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी अगर इनको कोई वजारत दें तो मैं यकीन से कहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान जैसा शख्स जो है वो इमरान खान की तरफदारी करेगा। बात ये है कि हर इंसान का एक नज़रिया होता है। इन हुकूमतों, ये जो जितनी भी अब इस वक्त अपोजिशन है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए। दूसरी बात ये है कि देखिए कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियाँ निकालने का हालांकि ये टाइम भी नहीं है। इलेक्शन होने में भी अभी 3 साल का अर्सा बाकी है, लेकिन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क में जो है इंतशार फैलाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कमल हयात, आप एक बेहतरीन सियासतदान हैं, आप ये बता सकती हैं कि बरतानिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो क्या बरतानिया के अंदर भी ऐसे होता है? बरतानिया के अंदर भी ऐसा निज़ाम आता है? बरतानिया के अंदर भी ऐसी अपोजिशन जो है वो रोडों के ऊपर निकलती है, जलसे जुलूस करती है, ये सारा कुछ करती है, या कि वो अपनी हुकूमत का साथ देती है और उसके बाद जो हुकूमत ने गलत काम किया होता है वो पार्लियामान के अंदर बैठकर बात करती है? देखिए कोई भी आप देख लें, चाहे आप अमेरिका में देख लें, अभी ट्रंप ने जैसे इलेक्शन हारे तो जो बाइडन को उसने स्पेस दिया, उसने नहीं शोर शराबा किया कि यहाँ पे धांधली हो गई है। इस तरह भी आपने बरतानिया की बात की तो बरतानिया में भी देखें, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें उनकी प्रॉपर एक पार्लियामेंट है जहाँ पे लोग बैठ के अपने मुल्क के मसाइल हल करते हैं। ये भी तो देखें कि हमारा जो मुल्क है वो 110 अरब डॉलर का मकरूज़ है, और वो हमें मकरूज़ करने वाली यही 2 पार्टियाँ हैं। हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो 1,30,000 रुपये का हम लोगों का बच्चा भी मकरूज़ है। बताएं जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसका क्या कसूर है? उसने तो कर्ज नहीं लिया। दूसरी तरफ आप देखें कि हम लोग डेली बेसिस पे तकरीबन 6 अरब से लेकर 16 अरब तक जो है वो सूद पे करते हैं। इसलिए अगर आप पिछला बैकग्राउंड देखें तो कर्ज लेने वाली हुकूमतें थी, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, MLN की हुकूमत थी। इमरान खान साहब तो जाहिर सी बात है, जब आप एक लुटा हुआ मुल्क आप किसी के हवाले करेंगे, एक घर आप किसी के हवाले करेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो उस मुल्क को चलाने के लिए मज़ीद कर्ज लेगा, और हम लोग मज़ीद कर्ज में डूबते जा रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो 22 करोड़ आवाम है, जब आप देखें ये जलसे निकालते हैं, आप लोग सब इनके जलसों में जाते हैं। जलसे में जाना कोई मसला, कोई बुरी बात नहीं है, हम सब किसी न किसी को अपना लीडर मानते हैं। बात यह है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें अपना सोचना चाहिए। हम जिन लोगों को वोट दे के पार्लियामेंट में भेजते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए क्या करते हैं। अगर इस सिस्टम को हम नहीं बदलेंगे तो याद रखिएगा ये लोग, हम नस्ल दर नस्ल इनके ग़ुलाम रहेंगे। और याद रखिएगा अगर आपने ग़ुलामी की जंजीरें खुद ना तोड़ी तो आपके लिए कोई कुछ भी नहीं करेगा। इमरान खान जैसे 1000 लीडर आ जाए। कमल हयात खान, 2 टोक अल्फाज में बता दीजिएगा हम पार्लियामान को कैसे मजबूत बना सकते हैं? देखिए पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो जितने भी पार्लियामान हैं वो खुद भी जो है थोड़ा सा ये एहसास करें कि आप वोट लेके जिन लोगों की वोट लेके आप यहाँ पे पहुँचते हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं ये समझती हूँ कि कानून साजी, सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी पार्लिमानी शख्सियत हो या कोई भी सियासतदान हो, जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आप ना पार्लियामेंट को मजबूत बना सकते हैं, ना सेनेट को, ना ही आप लोगों को कोई भी जो है सहूलत जो है फराहम कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो इंसाफ की है। इंसाफ जब तक नहीं होगा, सबसे पहले जो इंसाफ और मजबूत कानून साजी है वो पार्लियामेंट के अंदर से होना चाहिए। घर का मसला है वो घर में हल करना चाहिए, पार्लियामान के अंदर बैठ के मसले का हल होना चाहिए, और दुनिया के सारे फैसले पार्लियामान के अंदर ही की जाती हैं और पार्लियामान के अंदर ही हल होती हैं। पूरी दुनिया तो कभी भी अपने घर की बातें बाहर नहीं लेके आती। तो अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या मेयार बन रहा होगा, वो पाकिस्तान की अवाम को किस नज़र से देख रही होगी कि यहाँ पे क्या जमहूरियत कैसे चल रही है। इस वाले से आप क्या कहती हैं? देखिए मेरी बात सुने, मरियम नवाज साहिबा तो मेरे ख्याल से वो कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी नहीं बनी, कभी वो इलेक्शन में इलेक्ट भी नहीं हुई, कोई किसी ओहदे पे वो है नहीं है, पार्लियामान का वो हिस्सा नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त किसी पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, ना वो सेनेट का हिस्सा है। वो किस तरह से एक PDM को लेकर जा रहे हैं जो लोग खुद बेरोज़गार हैं, जिनके पास कोई सीट नहीं है। तीसरी बात है कि अगर बिलावल भुट्टो साहब को देखा जाए तो वो तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि एक वसीयतनामे के ऊपर एक पार्टी के चेयरमैन बन गए, चलो ठीक है हम लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सीटें भी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये बयान दिया था कि पार्लियामानी जो मसाइल हैं, पार्लियामेंट पे बैठ के ये मसाइल हल करने की ज़रूरत है, अदम एतमाद की तहरीक भी चलाई जा सकती है। लेकिन बात यह है
کہ سب سے پہلے تو ان کے پاس کوئی عہدہ تو ہونا چاہیے, کوئی سیٹ تو ہونی چاہیے. جیسے مولانا فضل الرحمان کے پاس تو اس وقت کوئی سیٹ نہیں ہے, مریم نواز کے پاس تو کوئی سیٹ نہیں ہے. پھر یہ کس بنیاد پہ باہر نکل کے اتنا شور و غل کر رہے ہیں, اتنا تماشا کھڑا کر رہے ہیں, یہ کس حق سے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک ملزم ہیں, ان کو اس وقت وہ ایک ضمانت پہ رہا ہے, تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا کردار پوری دنیا کے سامنے ہے. کوئی ایک کام دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کی بہتری کے لیے کیا ہو, کوئی ایک کتاب جو اسلام کے اعتبار سے انہوں نے لکھی ہو, کوئی ایک آپ خود سوچیں, آپ عوام ہیں, پڑھی لکھی باشعور عوام ہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مریم نواز, بلاول بھٹو یا مولانا فضل الرحمان کیا کردار ہے ان لوگوں کا. کمال حیات, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک سیاستدان جب اپنی کمپین چلانے کے لیے پورے 6 مہینے لگاتا ہے اور 6 مہینے میں اس پہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ کم از کم 5-6 کروڑ روپے آتی ہے. اگر بندہ کسی اپنے بھائی سے کوئی 5-10 روپے مانگے یا 1000 روپے مانگے تو بندہ نہیں دے سکتا, تو یہ ایک منٹ میں کیسے استعفے دے دیں گے؟ کیا ان کو کوئی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ان کو پے کر رہی ہیں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. پہلی تو بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو سمجھ رکھنے والا شخص ہے جو ووٹ لے کے یہاں پہ آتا ہے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے, اس طرح میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہوں, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خود بھی ذاتی طور پہ کافی ویلتھی ہوتے ہیں اور وہ بہت پیسہ انویسٹ کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی بھی جو سمجھدار شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں, جیسے مریم نواز ہو گئی یا مولانا فضل الرحمان, ان کے ہاتھ میں اپنے استعفے پکڑا دے گا. کوئی بھی باشعور جو پارلیمنٹیرین ہے وہ نہیں استعفیٰ دے گا. دوسری بات, اگر دے بھی دیں تو میں صرف اس کے بارے میں ایک ہی بات کہوں گی کہ پھر میرا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کو سیاستدان نہیں سمجھتی, کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہوتا ہے. یا تو یہ پھر اپنا ذاتی مفاد سوچیں, یا پھر پارٹی کا مفاد سوچیں, یا پھر عوام کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اور کمال حیات کو دیجیے گا اجازت. آپ کا, میرا, پورے پاکستان کا اللہ نگہبان. سلام پاکستان.